जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? फाइनली आज हमारी ये जो टेंस के ऊपर ये हमारी थर्ड क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर दी थी जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो रेंडमली आप इस क्लास को देखोगे तो आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए उस तरीके से। तो आप सबसे पहले वो जो क्लासेस हैं, जो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो आप पहले देख लीजिए, देन उसके बाद में इस क्लास को आइए देखिए, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और आप कुछ इंप्रूवमेंट आपको अंदर मिलेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे एकदम से आप रेंडमली क्लास को देखोगे तो आपको समझ में तो आएगा, बट आप पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो कहीं ना कहीं वो आपके क्या हो जाएंगे, भूल जाओगे। वो आपके कॉन्सेप्ट जो थे वो आपको नहीं पता है कि कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या समझा है। जैसे मैं यहाँ पे अभी बताने लगूँ नाउन प्रोनाउन के बारे में, तो आप नाउन प्रोनाउन हमने सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो आपने नाउन प्रोनाउन अगर आपने पढ़े नहीं है तो जहां पे हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया तो वहां से स्टार्ट कर दीजिए, डे वन से क्वेश्चन बनाने लगो, ठीक है। और जो लोग, मैं बताऊं कि जो बच्चे अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो पढ़ रहे तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका अभी बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, अभी जिनका बोर्ड का एग्जाम है यानी कि 10वीं वाले, और मैं बात करूं 12th क्लास वाले, जिन लोगों का बोर्ड का एग्जाम अभी अगस्त आ गया, ठीक है, अभी 6-7 महीने का समय बच रहा है। तो 6-7 महीने के अंदर अगर वो बैठे हुए हैं कि सोच रहे हैं कि जब एग्जाम का डेट पास आ जाएगा, 2-3 महीने रह जाएंगे तब तैयारी करेंगे, तो भाई अब की तैयारी नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। आप फिर सोचोगे फिर एक एक महीने में सोच रहे हो कि 2-2 महीने की तैयारी कैसे करें, तो फिर इतना नहीं हो सकता। तो अभी से क्या कर लो, अभी से स्टार्टिंग करने लगो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। टाइम भी आपके पास में बहुत, अभी भी देखा जाए तो बहुत समय है, लेकिन उस समय को सही से यूटिलाइज करो, ठीक है। तभी जा करके आप जितने भी जो भी टॉपिक समझना चाहते हो वो समझ पाओगे। क्योंकि देखो, इसमें से जितने आप सभी लोग, मैं आप सभी को जानता हूं, जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं जो, ठीक है, हमसे, वो सब के सब, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो फर्दर एग्जाम की तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल की। यानी कि जैसे मैंने बोला था कि जिन लोगों को अभी 12th पास करने के बाद में ये सब के सब क्या करेंगे, तैयारी करेंगे एयरफोर्स की, ठीक है। तो एयरफोर्स वाले जितने भी हो, ठीक है, एयरफोर्स नेवी वाले, वो भाई आप यही से स्टार्टिंग कर दो अभी से। हिंदी अभी हिंदी से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि सर हमें हिंदी से करवा दीजिए, वो मिल ही जाती है। फिर भी आप सभी लोग भाई क्वेश्चन जितने भी हम करवाएं, जैसे भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, वो आप कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के हो तो भाई आप इस क्लास को 2x पे लगा के देख लो। जो बिगिनर है, स्टार्टिंग फेज पे है, और जिसको नहीं पता है सेंटेंस बनते कैसे हैं इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है, या हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो सारे के सारे भाई आप इसको सही से समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो एक एक स्टोरी आती है आपकी जो इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ती है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आपकी क्लास को कंप्लीट करते हैं, और ये हो सकता है जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं इस क्लास में इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट इसी क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। क्या बोला गया, कॉन्सेप्ट नंबर आपको आपके सामने है 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे, 3 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अभी हमारा कॉन्सेप्ट 4 है। कॉन्सेप्ट 4 पढ़ते ही हमारा यहाँ तक जो रटने वाली जो बातें थी, जो समझने वाली बातें थी, वो यहाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और किसी के भी अगर डाउट है, कैसा भी डाउट है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डाउट पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, जिनके जिनके डाउट हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में, जितने जिसके भी डाउट हैं वो इस हमें क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं अगली क्लास में उसको बता दिया करूंगा। कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे, मैं किसी टाइम पर ऐसा होगा, जिस टाइम पर बहुत सारे लोगों के ये डाउट हैं, तो वो डाउट के लिए भी कुछ हम सोच रहे हैं, ठीक है, कि डाउट जो है वो कैसे उसको रिजॉल्व करें, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके उसमें बता दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बोला गया है जब मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, ठीक है, शायरी वगैरह जो है कोई कभी कभी बोल दिया करेंगे। शायरी के लिए तुम लोग बहुत पीछे पड़े रहते हो कि सर शायरी बोल दो, शायरी बोल दो, ठीक है, बोल देंगे। फिलहाल अभी तो समझने, अभी तो पढ़ लो, ठीक है, समझ लो। बोला गया है कि जब मुख्य क्रिया के अंत में, क्या बोला गया, जब मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए मेरे भाई, वाई आ जाए। क्या बोला गया, जब मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया वही बात बोली गई, मेन वर्ब, ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में क्या आ जाए, वाई आ जाए, वाई आ जाए, और वाई से पहले, और उसी वाई से पहले, पहले तो वाई आ जाए, एंड में वाई आ जाए, और वाई से पहले, वाई से पहले देखना है कोई स्वर ए ई आई ओ यू ना हो। अगर ये आपको वोवेल, स्वर यानी कि वोवेल की बात चल रही है, वोवेल यानी कि ए, वोवेल कौन कौन से होते हैं, 5 ही तो होते हैं, हमने बहुत फर्स्ट 6th
सिक्स और सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। वोवेल, तो वोवेल कौन कौन से 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये ए ई आई ओ यू ना हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो वहां पर y को हटाकर y को हटाकर आई एस का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये बात तो थी थ्योरेटिकल, थ्योरी में थी। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ये तो थ्योरी में लिखी हुई है बात, अब हम समझते हैं इसको इम्प्लीमेंट भी तो करने की कोशिश करें। क्या ये जो बात हमने बताई क्या इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? अगर ये बात इम्प्लीमेंट हो पा रही है तो आप, अगर ये इम्प्लीमेंट हो पा रही है तो ये जो ये थ्योरी लिखी हुई है इसका मतलब हूबहू इसमें फिट बैठ रही है, सही है। और यहाँ पे अगर सही बैठ रही है तो क्योंकि क्वेश्चन भी है इसीलिए इसी पर बेस्ड आएंगे। तो क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, क्वेश्चन भी तो इसी से करेंगे ना। चलिए, क्या हमने एक बार दोबारा इसको पढ़ लें, एक बार पढ़ लेते हैं। बोला कि जब मुख्य क्रिया के अंत में, यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में, अंत की बात करें तो एंड में मेन वर्ब बोला गया। जैसे मैंने सारी की सारी ये मेन वर्ब लिख रखी है, ठीक है। और इस मेन वर्ब के अंत में देखना एंड में क्या आ जाए, वाई आ जाए, और वाई से पहले, पहली बात तो वाई आ जाए और वाई से पहले क्या हो, कोई स्वर ए ई आई ओ यू ना हो, तो वहां पर वाई को हटाकर आई एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई एस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इधर साइड में कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है प्ले। अभी समझना, उधर लिखा हुआ है फिर भी मैं इधर लिख देता हूं प्ले, क्योंकि उधर जगह कम है तो यहाँ पे हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। बोला क्या गया, पहली बात तो ये बताओ कि ये प्ले क्या है। क्या ये सर प्ले एक मेन वर्ब है? प्ले क्या मेन वर्ब है? जी सर, प्ले मेन वर्ब है। प्ले यानी कि खेलना, खेलना यानी कि एक्शन करना। अगर हम एक्शन करने की बात कर रहे हैं कि एक्शन करना यानी कि खेलना, तो मेरे भाई क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी कि एक्शन करने की बात चल रही है। और मुख्य क्रिया के एंड में देखना, मुख्य क्रिया यही इसका मतलब यही मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, तो इसके स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ सर, पी लिखा हुआ। स्टार्टिंग में पी है तो एंड में देखो, एंड में क्या आ गया, वाई आ गया। वही तो बोला गया कि मुख्य क्रिया के एंड में, अंत में, तो अंत कहाँ, यही है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे लिखा सी ओ एम पी एल ई टी ई, कंप्लीट। क्या एक ये मेन वर्ब है? पहली बात तो ये समझो सर ये मेन वर्ब है, ठीक है। हमें तो पता है ये मेन वर्ब है, आप भी जान लो सर ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के एंड में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सी जैसे है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर के जेड तक में कोई भी लेटर आ सकता है स्टार्टिंग पे। एंड पे क्या है, ई है। तो वही बोला गया मुख्य क्रिया के अंत में देखो, अंत में देखना एंड में, एंड कहाँ है, ई पे है। वैसे यहां पर भी ई है। ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे यूज किया है, इसका कोई वहां पे लॉजिक नहीं है ये इसका कोई, लेकिन हम समझा रहे हैं कि लॉजिकली समझो कि जब मुख्य क्रिया के अंत में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता है कि मुख्य क्रिया कहाँ है और उसका एंड क्या होता है, स्टार्टिंग क्या है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, सी से। एंड किस पे हो रहा है, ई पे। एंड के अंत में अब वहां पे देखना, यहाँ पे वाई आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे वाई आ गया, सपोज करो वाई आ गया, और इस वाई से पहले देखना, यहाँ पे वाई से पहले कोई स्वर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्वर तो नहीं है। अगर कोई स्वर है, जैसे यहाँ ई लिखा हुआ, तो ई तो सर स्वर होता है, ई ई आई ओ यू, ई तो यहाँ पे स्वर है। अगर यहाँ पे ई है जो कि स्वर होता है, अगर ई आ गया तो आप क्या करोगे, वाई को नहीं हटा सकते, ठीक है। ये चीजें ना हो, अगर है, अगर ए ई आई ओ यू पांचों वोवेल में से कोई एक लेटर वाई से पहले दिया गया है, तो वहां पर आप वाई को मेरे भाई क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यानी कि वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट कोई दूसरा लेटर है, तो आप वहां को वाई को क्या करोगे, वहां पर वाई को डेफिनेटली रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और फिर उसकी जगह पर किसका यूज कर देंगे, उसकी जगह पे मेरे भाई आई ई एस का यूज कर देंगे। लेकिन एक बात समझो, क्या कि वाई को तो हटा देंगे, लेकिन वाई से पहले कोई वोवेल ना हो, तब तो हम क्या हटा देंगे, वाई से पहले कोई वोवेल ना हो। जैसे मान लो कॉन्सोनेंट कोई आ गया, तो वहां पर हम वाई को हटा देंगे, वाई को हटा करके आई एस का प्रयोग करेंगे। बट कब, जब वाई को हटा करके आई एस का प्रयोग जब करेंगे, जब मेरे भाई सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तभी आप y को हटा करके आई एस का प्रयोग करोगे। ये इस बात की कंडीशन है, वहां पे कंडीशन अप्लाई है। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
कंडीशन इस बात की है मेरे भाई कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट मेरे भाई होना चाहिए सिंगुलर। वही सेम सिचुएशन है जो इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इसके सारी क्लासेस 1 बाय 1 करके देखते चले आओ, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। बोलेगे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या सारी की सारी सर ये मेन वर्ब लिखी? हाँ सर मेन वर्ब तो लिखी हुई है। प्ले, फ्लाई है, फ्लाई यानी कि उड़, फ्लाई यानी कि उड़ना या फिर उड़ाना, फ्लाई यानी कि एक्शन करना, ट्राई यानी कि कोशिश करना, प्ले यानी कि खेलना, अप्लाई यानी कि लागू करना, ठीक है, अप्लाई करना। तो ये सारी की सारी मेन वर्ब है। अगर ये सारी की सारी मेन वर्ब हैं तो अब ये देखो मेन वर्ब में सभी में वाई में एंड में देख रहे हो सभी में वाई आया हुआ है, आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब सभी में अगर वाई आया हुआ है, वीडियो को पॉज करके इसको जरा बना के बताओ कि किस किस में वाई को हटा करके आइए इसका यूज होगा। फर्स्ट वाले में वाई को रिमूव कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक बार ध्यान से देखो, मीनिंग की शुरुआत कहां से हुई? एफ से हो रही है। मीनिंग की शुरुआत कहां से हो रही है? एफ से हो रही है। एंड कहां पे हो रहा है सर? वाई पे हो रहा है। अगर वाई पे एंड हो रहा है, ये तो बहुत बोली गई, यहाँ पे थ्योरेटिकल है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल आपको समझा रहे हैं, ठीक है। वाई और वाई से पहले देखो, वाई से पहले क्या है? कोई स्वर ना होना चाहिए, ये ए ई आई ओ यू ना हो, इसकी जगह पर कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। सर एल तो कॉन्सोनेंट होता है, ये तो वोवेल नहीं है। अगर एल कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करोगे? आप यहां पर क्या करोगे? वाई को रिमूव कर दोगे। तो हम यहां क्या कर देंगे? वाई को मेरे भाई यहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और y यहां हट जाएगा और y की जगह पर क्या आ जाएगा? y की जगह पर मेरे भाई IES का प्रयोग हो जाएगा। बट कंडीशन इस बात की है कि जो सब्जेक्ट है ना मेरे भाई, वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, तभी आप y को हटाओगे, अदरवाइज y को नहीं हटा सकते। y को जब ही हटाओगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो जाए तो, यदि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो भाई साहब आपको कुछ नहीं देखना है। वाई से पहले चाहे ए आया हो, ओ आया हो, एल आया हो, जेड आया हो, कैस कुछ भी आया हो, वॉट आपको ये नहीं देखना है कि वाई से पहले क्या आया हुआ है। तब तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब होती ही प्लूरल है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है, होती नहीं है सिंगुलर, उसको उसमें एस या एस लगा करके या फिर आईएस का यूज करके, ठीक है। आईईएस का यूज जब होता है जब वाई आता है, कोई ऐसी एक्शन वर्ब है और जिसके इस एक्शन वर्ब के एंड में वाई आ गया, और उस वाई से पहले कोई क्या आ गया? ए ई आई ओ यू आ गया, तो आप वाई को नहीं हटाओगे। अगर ये नहीं आया हुआ है, कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया हुआ है, तो आप वाई को हटा करके उसकी जगह पर भाई साहब क्या लगाओगे? वाई को IES का यूज करोगे। बस इस बात की कंडीशन ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये फ्लाई लिखा हुआ है, अब यहाँ पे फ्लाई, वहां से हमने क्या कर दिया? वाई को हम रिमूव कर देंगे। जैसे वाई को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? ये बन जाएगा फ्लाइज बन जाएगा। IES लगा दिया, देखो IES हमने यूज कर दिया तो क्या बन गया? फ्लाइज। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है मेरे भाई यहां पर, और वर्ब भी सिंगुलर बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? अब यहाँ क्या लिखा हुआ? ट्राई, देखो TRY, वाई से पहले क्या? वाई से पहले देखो, वाई से पहले सर आर आया है। सर आर आया है तो आर तो सर कॉन्सोनेंट होता है, वोवेल तो है नहीं। अगर वही तो बोला गया वोवेल ना हो, ये सारी चीजें ना हो, सर है तो नहीं। अगर मेरे यहाँ पे ये वोवेल नहीं है, इसका मतलब कॉन्सोनेंट, तो भाई यहाँ पर भी वाई हटेगा। अगर वाई हटेगा तो क्या बनेगा? ट्राई का क्या बन जाएगा मेरे भाई? ट्राइज बन जाएगा। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर बन गई। दूसरे वाले केस में देखो, जरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना है? किसी से देखो यहाँ पे प्ले में पी से स्टार्ट हुआ, वाई लिखा हुआ एंड में, लेकिन यहाँ देखो वाई से पहले ए आया हुआ है। ध्यान से गौर से समझो, वाई से पहले क्या आया हुआ? ए। अगर वाई से पहले ए आया हुआ है और वो कह रहा है कि ये चीजें ना हो, लेकिन यहां तो ये चीज आ गई है,
ए ई आई ओ यू, ये तो सर वोवेल होता है। अगर वोवेल यहाँ आ गया वाई से पहले तो क्या वाई को हटा दोगे? नहीं सर, वाई को हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वो तो ठीक है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, लेकिन वाई को हटाओगे जब वाई को जब हटाओगे तो जब वाई से पहले कोई ए ई आई ओ यू ना आए हो तब। लेकिन वाई को यहां पर अब नहीं हटा, वाई को अब नहीं हटा सकते। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। अगर सर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सर सिंगुलर बनाएंगे। तो सर हम वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा बैक में जाओ, थोड़ा सा रिकॉल करो। जब हमने पीछे वाली क्लास में बताया था कि एस और ई एस का यूज करवाया, बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? प्ले लिखा हो तो प्ले में क्या कर दो आप, यहाँ पर प्ले में प्ले ही रखो, इसमें एस लगा दो, बस। ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया, प्लेस बन गया। अब यहाँ वाई नहीं हटेगा। ऐसे ही नीचे वाले केस में क्या लिखा? देखो अप्लाई लिखा हुआ, अप्लाई लिखा हुआ है, वाई है, वाई से पहले एल आया, तो जैसे फ्लाई वाला केस था सेम वही वाला ये भी है। तो क्या बन जाएगा? ए डबल पी एल आई ई एस बन जाएगा, अप्लाइज। सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, तो सारी की सारी देखो वर्ब हमने कैसी कर दी है? सिंगुलर कर दी है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। अब आपके माइंड में एक चीज और भी तो आ सकती है कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो जाए, यानी कि जैसे सब्जेक्ट की जगह पे कोई सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, तब वहां पर हम किसका यूज करेंगे? तब क्या हम वाई को हटाएंगे? अगर हटने वाला है तो, रिमूव करने वाली चीज है तो हटाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तब कुछ भी नहीं हटाना, चाहे वाई से पहले स्वर आया हो, वोवेल आए हो या कॉन्सोनेंट आए हो, कुछ भी आए हो, आपको वाई को हटाना नहीं है, वहां पर आई एस का यूज नहीं करना है। ठीक है, प्लूरल के केस में तो बहुत कम, कुछ ज्यादा याद ही नहीं करना है। सिंगुलर के केस में यह है कि बस आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर यदि सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भाई वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब को प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वर्ब होती ही प्लूरल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे है प्रोनाउन का चार्ट। आपने आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे स्कूल या कोचिंग में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहां जान लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि प्रोनाउन का चार्ट बेसिकली होता क्या है और किस तरीके से ये काम की सेंटेंस में यूज में आते हैं। ठीक है, देखो प्रोनाउन का जो चार्ट है मेरे भाई, ये इस 3 हमने कॉलम लिखे हुए हैं। इसके 2 कॉलम और भी होते हैं, बट हमने उन 2 कॉलम को यूज नहीं किया हुआ, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें नहीं आती हैं। हाँ, अगर कॉम्पिटिटिव अगर दुनिया में कूदोगे भाई, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, किसी भी एक वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर भाई आपको प्रोनाउन का पूरा चार्ट, क्या प्रोनाउन के पूरे डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं वो सारे के सारे टाइप भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना जान लो कि प्रोनाउन का चार्ट जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस। ये सारे के सारे हमने सब्जेक्टिव केस लिखे हुए यहां तक, ये उसी के ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए इसके सेम, और ये उसी के हमने क्या लिखे हुए? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट में क्या बनते हैं? जैसे आई लिखा हुआ है तो आई का सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ऐसे यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। एक मजे की बात समझो, एक मजे की बात देखो, ये कि पूरे प्रोनाउन चैप्टर, प्रोनाउन में जो 7 प्रोनाउन होते हैं, इनमें पूरे इंग्लिश में कहीं पर भी देख लेना, 2 ही ऐसे प्रोनाउन है जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। कौन सा? यू। देखो यू जो है उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। वैसे ही इट का सब्जेक्ट और इट का ऑब्जेक्ट भी सेम रहता है। आई का सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। आई का सब्जेक्ट, आई तो सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी होता है। वी का अस हो जाता है। दे का देम हो जाता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर। बट 2 ही ऐसे प्रोनाउन है जिनका पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में 2 ही ऐसे प्रोनाउन है जिनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, बदलता नहीं है। अब देखते हैं
जो आई है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है सर? पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब ये होता है किसी चीज पर क्या करना, किसी चीज को अधिकार दिखाना। ठीक है, पजेसिव बना हुआ है पजेशन से। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अधिकार दिखाना। ठीक है, पजेशन करना, अधिकार दिखाने की बात चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव यानी कि ये किसी की विशेषता के लिए, वैसे एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? सेम उन्हीं के, उसी के सामने वही से हमने लिख दिए हैं। ठीक है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। ठीक है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाएगा। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। ऐसे ही वी का अवर हो जाएगा, दे का दियर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और इट का क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। अब इससे जुड़ी एक बात ध्यान रखो। इससे जुड़ी एक बात ध्यान ये रखनी है आपको कि जब कभी भी आपको ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव दिखें तो इनके बाद में कंपलसरी है, इनके बाद में कंपलसरी है कि इनके बाद में एक कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव दिखते हैं, माई है, योर है, अवर है, दियर है, हिज है, हर है और इट्स है, तो इनके बाद में एक नाउन आएगा ही आएगा। अब वो नाउन कैसा हो सकता है? या फिर वो नाउन कोई वस्तु हो सकती है, वस्तु, या फिर कोई वो व्यक्ति हो सकता है, या फिर वो कोई स्थान की बात चल रही होगी तो वो स्थान हो सकता है। ठीक है, तो प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, या कोई थिंग हो सकती है, नाउन के फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, और नाउन इनके बाद में तो कंपलसरी है कि नाउन आएगा ही आएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो नाउन आएगा वो नाउन या फिर सिंगुलर होगा और या फिर प्लूरल होगा। क्या होगा मेरे भाई? या फिर सिंगुलर होगा या फिर कैसा होगा? प्लूरल होगा। दोनों केसेस में आ सकता है। जैसे माई लिखा तो माई के साथ में अगर कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आ सकता है, या फिर सिंगुलर प्रोनाउन नाउन आ जाएगा या फिर प्लूरल नाउन आ जाएगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों में से कोई एक नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है सर, यहां तक तो बात आप हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, हिंदी से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हिंदी से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इनकी हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से आते हैं? जैसे देखो, इन सभी को अगर हिंदी में देखेंगे तो इनका मतलब अपना अपनी के यूज में भी अलग होते हैं और मेरा मेरी मेरे के यूज में अलग आते हैं। जरा हम इस वीडियो इस सी में हम इसको इधर वाला पार्ट जो है वो इरेज करके इधर हम समझा देते हैं। इधर इसके इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो इधर समझ लीजिए, और जो इससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें वो उधर समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, देखो, यहां तक तो बात समझ ली। इसको हम इरेज कर दें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसकी जगह पे हम लिखते हैं, जैसे ये कभी भी लिखे होंगे वर्ड। ठीक है, तो इनका हिंदी मीनिंग दो तरीके से होता है। ठीक है, हिंदी मीनिंग दो तरीके से कैसे होता है? पहली बात तो हिंदी मीनिंग इनका ये होगा, मेरा, मेरा, मेरी और मेरे। ठीक है, कहीं पर हिंदी में लिखा हुआ है मेरा, मेरी, मेरे, तो उसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? माई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी समझते हैं। जैसे बोल दिया मेरे पिताजी, जैसे मैंने बोला कि मेरे पिता जी। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया मेरा भाई। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया मेरी बहन। तो मेरा, मेरी, मेरे तीनों में लिखा हुआ है, देखो, मेरा, मेरी और मेरे। तो मेरे पिताजी, मेरा भाई और मेरी बहन। इसका मतलब क्या है? हम इस जो आगे जो नाउन आ रहा है उस नाउन पे क्या कर रहे हैं? उस नाउन को हम क्या कर रहे हैं? पजेशन, पजेशन के रूप में उसके ऊपर अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदी में ऐसे, और जब इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो ऐसे। मेरा की स्पेलिंग क्या होती है मेरे भाई? माई। पिताजी की स्पेलिंग लिख देंगे माई फादर, ऐसे। मेरा भाई, तो यहां पर भी वही होगी, माई ब्रदर। इस वाले केस में क्या हो जाएगी? माई सिस्टर।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको इसकी हिंदी किस तरीके से हो सकती है। वैसे ही इसमें भी होगी। इसमें क्या हो जाएगी, तुम्हारा या फिर तुम्हारी या फिर तुम्हारे, ऐसे होगा। ठीक है, तुम्हारे। फिर इसको हम इरेज कर दे क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहां से ये चीजें लिख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा, हमारा, हमारी और हमारे। इधर क्या हो जाएगा, उनका, उनकी और उनके। फिर यहां पर उसका, उसकी और उसके। हिंद इसमें भी यही रहेगा सेम, उसका, उसकी, उसके। बस डिफरेंस क्या है, आपने तो पढ़ा है कि जब लड़के यानी कि जब मेल की बात होगी, मेल कोई होगा तो यहाँ पर हिंदी वही रहेगी, उसका, उसकी, उसके। और यहाँ पर फीमेल की बात होगी जब, हिंदी सेम ही रहेगी, उसका, उसकी, उसके। जैसे बोल दिया उसकी बहन, ठीक है, तो उसकी बहन तो क्या लिख देंगे, उसकी बहन। तो वहां पर उस केस में तो क्या आ जाएगा, उस केस में तो भाई हिज ही आएगा, हिज सिस्टर। ठीक है, अभी हम आपको आगे बात करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस कैसे पहचानेंगे, वो चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे इतना जो लिखा मेंशन कर दिया, लिख लो। फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट्स है, तो इसका, इसकी, इसके, या फिर उसका, उसकी, उसके। इसमें भी यही हो सकता है। ठीक है, वह होता है ना यहाँ, इसका, इसकी, इसके, इसका, इसकी, इसके, या फिर उसका, उसकी, उसके। इसमें भी यही रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हिंदी में ऐसे ही होगी। यहाँ चीज इसमें लिखने की कोई ज्यादा इतनी आवश्यकता है नहीं, बस जो चीज हमने लिखने वाली, जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही थी वो चीज हमने इधर लिख दी। अब दूसरी चीज बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि ये जितने भी ये लिखे हुए हैं, माई लिखा हुआ है, योर लिखा हुआ है, अवर लिखा हुआ है, दियर लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है और इट्स लिखा हुआ है, इनका हिंदी में ऐसे भी आता है। ये सारे के सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो इनका हिंदी में ऐसे भी आ सकता है। जैसे हमने लिखा आई, तो आई का क्या बन जाएगा, माई हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। फिर उसके बाद में वी का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हिज, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर दूसरा और है ही, तो उसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और इट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, इट्स हो जाएगा। इनके हिंदी में ऐसे से आ सकते हैं। ठीक है, अपना, अपनी, अपने। कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाए, अपना, अपनी और अपने, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है, अपना, अपनी, अपने। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हिंदी में समझते हैं, जैसे लिखा तुम अपनी किताब पढ़ते हो, ऐसे लिखा हुआ है। तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तो देखो तुम अब यहाँ पे अपनी लिखा हुआ है, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। ऐसे बनाओगे। अभी एग्जाम्पल अभी हम बता रहे हैं, अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहे हैं कि ठीक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यू हो जाएगा, ठीक है, यू। और पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पढ़ने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी, रीड। तो यू रीड, तुम पढ़ते हो। भाई क्या पढ़ते हो, तो किताब पढ़ते हो। किताब किसकी किताब, अपनी किताब। कौन पढ़ रहा होगा, तुम ही। बोला गया है कि तुम जो हो ना, तुम पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, किताब। किसकी किताब, अपनी किताब। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू रीड और बुक। लेकिन
यहाँ पर अपनी की स्पेलिंग क्या होगी, अपनी की स्पेलिंग मेरे भाई वो होगी जो जैसा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसी सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसी सब्जेक्ट का, जैसे यू लिखा हुआ, यू प्रोनाउन है यहाँ पर, और प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है सर, प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर होता है। तो यहाँ मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा योर बुक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या बन गया, यू रीड योर बुक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस इसमें आएगा। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। एक और एग्जांपल दे दें, आपके दिल की बात अगर कह दी हो कि आप कह रहे हो कि सर एक और एग्जांपल दे दो, थोड़ा सा मजा आ जाए। जैसे मैंने लिखा वे अपने पत्र, वे अपने पत्र लिखते हैं, लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ, वे अपने पत्र लिखते हैं। तो वे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वे की स्पेलिंग हमने पीछे पढ़ी हुई है, दे होती है। लिखना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, राइट होगी, ठीक है, लिखना राइट, WRIT, राइट लिखा, तो दे राइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, लेटर, पत्र लिखते हैं। तो हमने लिखा लेटर, किसके लेटर लिखते हैं, पत्र तो लिखते हैं, लेकिन अपने, कौन अपने पत्र लिख रहा है, वे, तो वे का पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा, दियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे भाई, दियर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, दे राइट दियर लेटर। तो यहां तक तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को ये चीज यहां तक समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमने यहां तक तो सारी चीजें हमने ली हैं पढ़ अच्छे तरीके से। अब हम लेके आ रहे हैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन की सीरीज, और वो जो क्वेश्चन पहले हम समझेंगे अच्छे तरीके से। अगली क्लास में ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखो ये मैं बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं समझा है हमने। प्रेजेंट इंडिफिनिट भाई साहब बहुत कुछ है, लेंदी है, और इंग्लिश में समझोगे जब तो आपको समझ में आएगा। अभी भाई साहब जब हम इंग्लिश से समझाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से इस चीज को नहीं समझाएंगे अब हम, क्योंकि 12वीं और 10th के लेवल पे जो टेंस है वो आपको हिंदी से ही समझाएंगे। बट क्योंकि हमें समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपकी डिमांड थी, वरना हम इंग्लिश से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। जो टेंस है उसको इंग्लिश से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो इंग्लिश से ही आते हैं फाइंड आउट करने के लिए। फिलहाल आप लोगों को हम हिंदी से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि देखो ये अगर हम इस तरीके से अगर पढ़ा देंगे तो ये बच्चों को पता है क्या होता है, ये बच्चों आप लोगों के लिए सिर्फ बेसिक चीज होती है कि आपको बस एक स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लेके चलना होता है। जैसे आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में बेसिकली यही सारी हिंदी से बच्चों को ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है, क्योंकि स्टोरी वगैरह कैसे बनाओगे इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से लॉजिकली और अच्छे तरीके से समझाया जाता है स्टार्टिंग से ही, तो आपकी अच्छी भी इतने समय आपकी अच्छी रेशनल थिंकिंग होती, आप अच्छे तरीके से समझ पाते, आप दूसरों लोगों को समझा पाते। लेकिन क्या करें, आप लोगों को हिंदी से ही समझाना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी से समझ लीजिए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में उतरोगे तो आप पढ़ लेना भाई, हम आपको इंग्लिश से पढ़ा देंगे। जब इंग्लिश से पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर ये बहुत तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं था इस तरीके से पढ़ना, फिर भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये जो तरीके हैं ये सारे के सारे ये छोटी वैसे लोअर क्लास में पढ़ाया जाता था, छोटी क्लास में यानी कि कक्षा 6 7th क्लास में, वैसे ये लोअर क्लास तो नहीं होती है, ठीक है। ये कक्षा 5 6 7 क्लास में पढ़ाते थे बच्चों को, मतलब ये एक बेसिक तरीका था बच्चों को इंग्लिश को प्रेजेंट करने का, ठीक है। बच्चों को जनरली बच्चे जब पढ़ने जाते थे क्वेश्चन ट्यूशन वगैरह, तो उनको हिंदी से ही क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे। हम लोगों को, इवन हम लोगों को भी हिंदी से पढ़ाया गया, ठीक है। तो हिंदी से हम लोगों ने भी हिंदी से क्वेश्चन ट्रांसलेट करने सीखे हुए, और अब धीरे धीरे अब इंग्लिश से सीख रहे हैं। और आप लोग भी भाई इंग्लिश से सीखिए, कोशिश कीजिए इंग्लिश से सीखिए, और जितना हो सके तो आप इंग्लिश से सीखिए, ठीक है। आप हिंदी से हम तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, और अगली जो क्लास आएगी इसके बाद वो उसमें हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट हिंदी में नाउन प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे नाउन होते हैं, कहाँ पे प्रोनाउन होते हैं, किस तरीके, कहाँ पे मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया कहाँ पे है, कर्ता कहाँ पे। हिंदी में तो ऐसे समझाया जाता था, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म ऐसे किया जाता था। क्या आप लोगों ने भी ऐसे सीखा है? कुछ टीचरों ने ऐसे सिखाया कि कर्ता क्रिया कर्म सब्जेक्ट, और फिर आधे पहले तो हिंदी से, फिर उसके बाद इंग्लिश से समझाते थे। तो भाई एक टाइम था, उस टाइम पर जो टीचर थे पढ़ाते थे, ठीक था, अच्छा था लेवल वो भाई ठीक भी था, क्योंकि भाई हम लोग उस टाइम पर तो हिंदी से ही नहीं ट्रांसलेट कर पाते थे, क्योंकि आपकी पोजीशन पे हम भी बैठ करके देखते हैं
कि आप लोग इसीलिए तो डिमांड करते हो कि सर आप हिंदी से समझा दीजिए, क्योंकि हमें हिंदी से नहीं क्वेश्चन करने आते हैं। डायरेक्ट इंग्लिश से करवा दोगे तो वो बाउंस ही कर जाएगा, निकल जाएगा ऊपर से, क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ में अगली क्लास में मिलते हैं और एक धमाकेदार शायरी लेके आते हैं और सभी लोगों के लिए। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।